एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले साइंस। तो यहाँ पे हमने पार्ट 3 खत्म कर लिया था, जिसमें हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पूरी लैटिस बनानी सीखी थी कि किस तरीके से यूनिट सेल ये आपका डेवलप होता है। उसकी पैकिंग एफिशिएंसी सीखी थी, कोऑर्डिनेशन नंबर सीखा था, वॉइड्स कितने होते हैं और वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम कवर अप कर चुके हैं। अभी आज की क्लास में हम FCC यूनिट सेल के बारे में सीखेंगे और HCP 3D यूनिट सेल के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से ये यूनिट सेल्स आपके बनते हैं। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी वाला टॉपिक भी आज हम कवर करेंगे। इसके बाद एक और पार्ट आपको मिलेगा जिसे हम बोलेंगे पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमें डिफेक्ट्स वाला टॉपिक कवर करना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कवर करनी है जिसमें हमें मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कवर करेंगे जिसमें हमें डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ये सारी चीज़ें हमें कवर अप करनी है। ठीक है, तो पार्ट 5 आते आते ही आपका लेक्चर पूरा ख़त्म हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम सोच रहे हैं, मतलब मैं सोच रही हूँ पर्टिकुलरली कि जो सॉलिड स्टेट की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको हम लाइव लेक्चर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट मुझे भी पता लगे कि आप लोग कैसे और कौन से क्वेश्चंस में अटक रहे हो। तो लाइव लेक्चर के थ्रू हम NCERT की बैक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कि हर एक क्वेश्चन को करवाया जाए और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और लाइव करना है, लाइव डाउट्स होंगे और लाइव चीज़ें होंगी, लाइव क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो भी करना है। तो दोनों ही चीज़ें हम कर सकते हैं। इसे आप मुझे प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको रिकॉर्डेड पोर्शन चाहिए NCERT के क्वेश्चंस का या फिर लाइव सेशन के थ्रू हम NCERT के क्वेश्चंस करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक छोटी सी चीज़, अगर आप लाइव इंट्रैक्शंस चाहते हो और लाइव डाउट्स पूछना चाहते हो तो वो टाइमिंग्स क्या होने चाहिए, आप कब मैक्सिमम फ्री होते हो, 3 बजे दोपहर में, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, वॉट एवर द टाइमिंग इज़, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मुझे बता देना कि जो NCERT के क्वेश्चंस आपको सॉलिड स्टेट से करने हैं वो लाइव करने हैं या फिर आप चाहते हो कि वो रिकॉर्डेड ही फॉर्म में आपको मिल जाए। दोनों ही चीज़ आप मुझे बताओगे। साथ के साथ अगर आप कोई चाहते हो कि लाइव इंट्रैक्शन हो तो किस टाइम पे आपकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी रहती है, कि स्कूल से आते हो शायद 2 बजे आते हो तो 3 बजे कर ले या 4 बजे कर ले शाम को, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए, तो सॉलिड स्टेट का पार्ट 4 हम करने वाले हैं। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, आज की क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ यूनिट सेल्स देखेंगे। कौन कौन से यूनिट सेल्स के फॉर्मेशन हम देखेंगे, हम आपके FCC यूनिट सेल्स का, HCP यूनिट सेल्स का और डेंसिटी वाला पोर्शन आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, सॉलिड स्टेट में लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताया था और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताया था। उससे पहले वाले पार्ट में हमने जो जो चीज़ें हमारे पार्ट 3 और पार्ट 4 में डिस्कस होनी थी उन सारी चीज़ों को जनरलाइज करके पार्ट 2 में बताया था। तो इन शॉर्ट, अगर आपको पार्ट 2 नहीं आता है तो पार्ट 3 में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और पार्ट 3 नहीं आता तो पार्ट 4 तो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए भी, पार्ट 4 के लिए भी पार्ट 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पार्ट नंबर 2 आप देख लेना, लेक्चर नंबर 2 आप देख लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है सॉलिड स्टेट का। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो स्टार्ट करते। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में भी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अभी हमें करना है FCC यूनिट सेल, और एज डिस्कस हम हर एक यूनिट सेल में क्या क्या डिस्कस करते हैं तो उसके क्वेश्चंस आपके पैकिंग से आते हैं। ठीक है, किस तरीके से पैकिंग होती है वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें वॉइड्स कौन से हैं ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले पूछी जाती है, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज वॉइड्स हम निकालते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वॉइड्स क्या क्या होंगे ये पूछे जाते हैं, और उन वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ये पूछा जाता है। राइट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, है ना। आज की क्लास में आपको पूरी समरी दे दूंगी, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बन के आती है वो कौन सी पैकिंग से,
कौन सी क्रिस्टल, किस तरीके की क्रिस्टल की पैकिंग से आपकी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बन के आती है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है। तो मैं फिर से बना रही हूँ यहाँ पे आपका किस तरीके से हमने क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करा था। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका 1D क्रिस्टल फॉर्मेशन होता था, है ना, 1D क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता था। ओके, तो 1D पहले इस तरीके से बनता था। अब जो हम यहाँ पे 1D क्रिस्टल लेंगे, ध्यान से सुनते जाना बस, वो कौन सी लेने वाली है, हम HCP यूनिट सेल लेंगे। कौन सा लेंगे, HCP यूनिट सेल का क्रिस्टल लेंगे, 2 एटम्स के बीच में। जो 2D क्रिस्टल हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, HCP वाला। HCP वाला 2D कैसे बना था, 2 एटम्स के बीच में एटम रख के हमने HCP यूनिट सेल बनाई थी इस तरीके से, राइट। यही बनाते थे, है ना। दो एटम्स के बीच में एटम रख के यही बनता था परफेक्टली HCP यूनिट सेल। ओके, इसको फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, है ना, टाइम सेव हो जाएगा। चलो, ये क्या बना है, ये 2D क्रिस्टल बना है। क्या बना है, 2D क्रिस्टल बना है। अगर आपको याद है जब हमने पैकिंग की बात करी थी तो पैकिंग के लिए 1D क्रिस्टल बनता था, 1D के बाद 2D बनता था। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और BCC बनाया था उसमें 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली हमने ली थी, बट जो FCC हमें बनाना है उसमें हम क्या लेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2D आप लोगे दैट विल बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला 2D आप लेते हो, क्लियर है। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही तो है। कैसे, ये HCP यूनिट सेल इस तरीके से रिपीट होके आपको ये वाली लैटिस दे रही थी, तो हेक्सागोनल वाला ही हमने 2D सिस्टम ये लिया है, ठीक है। ओके, और इनकी इस 2D में ABC ओवरलैपिंग होगी। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ABC ओवरलैपिंग होगी और आपको FCC यूनिट सेल बनेगा। अच्छा, आपकी लेयर चेंज कब हो जाती है, जब एटम्स के बीच में एटम रखा जाता है तो हम एक डिफरेंट नेम देते हैं, जब एटम के ऊपर एटम रखा जाता है तो वो सेम नेम होती है। अगर मैं बोल रही हूँ ये मेरी A लेयर है, A लेयर मेरी फर्स्ट लेयर है ये वाली, ठीक है, तो जो B लेयर होगी वो HCP वाली ही होगी लेकिन एटम्स के बीच में रखी जाएगी। ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ध्यान से देखोगे, नहीं तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ, सेम HCP वाली ही यूनिट सेल मुझे चाहिए, सेम HCP वाली ही यूनिट सेल मुझे चाहिए, ठीक है। ओके, और मुझे 3 यूनिट सेल चाहिए तो मैंने इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ओके, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो लेटर से जो फर्स्ट लेयर है हमारी वो A लेयर है और ये जो A लेयर है वो हमारी ग्रीन लेयर है, ठीक है। इसके बाद HCP की ही B लेयर आएगी, इसके बाद HCP की ही B लेयर आएगी। अब नाम चेंज करा है, इसका मतलब एटम्स के बीच में एटम रखना पड़ेगा। तो लेटर से कि ये हमारी इसके ऊपर B लेयर पुट करी जाएगी और ऑरेंज कलर की तो ये आपकी सेकेंड लेयर है। और सेकेंड लेयर कैसे पुट करी जाएगी, ध्यान से देखना, ये B लेयर है, ठीक है। एटम्स के ऊपर एटम रखते तो इसका नाम भी A लेयर हो जाता, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, एटम्स के बीच में, इन 3 एटम्स के बीच में एक ये वाला एटम मैंने रख दिया, तो ये मेरा क्या है, B लेयर है। ये मेरा क्या है, B लेयर, क्योंकि मैंने एटम्स के बीच में एटम रखा है, ठीक है। HCP में देखेंगे कि AB ऑफ HCP पैकिंग बनती है, वहां से HCP 3D बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे FCC में ABC पैकिंग से क्या बनता है, ABC पैकिंग से FCC यूनिट सेल बनती है। तो ये मेरी B लेयर हो गई क्योंकि एटम्स के ऊपर एटम रखा गया। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो वॉइड है, 2 वॉइड्स बन रहे हैं, इसी में 2 वॉइड्स बन गए, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता था, इस तरीके से 3 एटम्स बीच में और एक ऊपर रखा जाता था, तो टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे देख सकते हो, ये 3 एटम्स, ये वाले 3 एटम्स, ठीक है, और इसके ऊपर आपका ऑरेंज एटम रखा हुआ है, तो ये जो वॉइड बन के आया है ये क्या है, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड ही तो है। तो यहाँ पे FCC में आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिखेंगे, क्लियर हो रहा है। ऐसे ही देखो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता था,
3 एटम्स ऐसे रखे होते थे और उल्टे रखे होते थे फिर 3 एटम्स इस तरीके से, ऊपर वाली लेयर पे 3 एटम्स फिर इस तरीके से रखे होते थे, ठीक है। ऊपर वाली लेयर पे 3 एटम्स उल्टा ट्रायंगल फॉर्म करते थे, तो नीचे 3 एटम्स एक ट्रायंगल ऐसे बनाते थे और ऊपर की 3 एटम्स जो है इस तरीके से ट्रायंगल बनाते थे। इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते थे, जो मैंने सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है। देखो नीचे के 3 एटम्स अगर मैं ये ले लूँ ग्रीन वाले ऐसे रखे हुए हैं, और ऊपर के ऑरेंज एटम्स देखो ये वाले उल्टे रखे हुए हैं इनके ऊपर, तो ये जो बन के आया बीच में इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये वाले जो हैं आपके ये टेट्राहेड्रल वॉइड बोले जाएंगे। तो एफसीसी में आपके ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कैसे प्रेजेंट होते हैं उसको हम बाद में समझेंगे। एनीवेज दिस वाज योर ए लेयर, नीचे वाली जो ग्रीन है उसे ए लेयर बोलते हैं, फर्स्ट लेयर। और फिर बी लेयर जहाँ पे एटम्स के बीच में एटम रखे गए। इसके बाद सी लेयर आएगी, तो इन एटम्स के फिर बीच में एटम्स रखे जाएंगे तो वो फिर सी लेयर बन जाएगी। तो ध्यान से देखो सी लेयर कैसे बनाना है, सी लेयर कैसे रखी जाएगी। अब अगर ग्रीन एटम्स के ऊपर ग्रीन एटम वाइट एटम रख दिए तो ये वाइट लेयर जो है वो ए लेयर बन जाएगी। अगर ऑरेंज के ऊपर रख दिए तो फिर वो बी लेयर बन जाएगी। लेकिन आपके एक और पॉसिबिलिटीज है, ऑरेंज और ग्रीन एटम्स के बीच में आपने एटम्स रखे हैं, ऑरेंज और ग्रीन लेयर के भी एटम्स के बीच में आपने ये वाले एटम्स रखे हुए हैं। तो अब ये वाली जो लेयर हो जाएगी वाइट वाली, इसे क्या बोलेंगे, इसे सी लेयर बोलेंगे, ठीक है, सी लेयर बोलेंगे, जो आपकी थर्ड लेयर है, ठीक है। फिर से ए लेयर आएगी, फिर से बी लेयर आएगी, फिर से सी लेयर आएगी, और इस तरीके से आपका 3D क्रिस्टल लैटिस बनेगा। और अब आप ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूनिट सेल बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, लेट मी टेक अ एटम जो ग्रीन लेयर से है। मैंने एक एटम लिया ग्रीन लेयर से, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा डार्क करके दिखा रही हूँ। ये ग्रीन एटम फर्स्ट लेयर से मैंने लिया, क्या लिया है, एक ग्रीन एटम मैंने फर्स्ट लेयर से लिया है। अब इसके ऊपर सेकेंड लेयर ऑरेंज वाली है, तो इस ग्रीन एटम जो फर्स्ट लेयर पे है इसके ऊपर ऑरेंज एटम्स वाले कौन कौन से एटम्स मैं चूज कर रही हूँ, ये वाले एटम्स। एक ग्रीन लेयर से एक एटम लिया, ध्यान से देखो, ग्रीन लेयर से एक एटम लिया फर्स्ट लेयर से, ए लेयर से मैंने एक एटम लिया, यूनिट सेल बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या लेंगे, बी लेयर से 6 एटम्स लेंगे। कौन से 6 एटम्स ले रही हूँ, एक ये वाला, फिर इसके नीचे ये 2 हैं, ठीक है, और फिर ये 3 है। तो ये एटम्स मैंने बी वाले लिए। आई बात समझ में। बी लेयर से मैं कौन कौन से एटम्स ले रही हूँ, एक ये वाला, इसके नीचे फिर 2 ये वाले थे, और फिर 3 ये, तो 6 एटम्स मैंने बी लेयर से ये वाले लिए, ठीक है। इसके बाद आती है सी लेयर। ध्यान से देखना, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। जो ए लेयर का एक एटम मैंने लिया, ग्रीन लेयर का जो एक एटम मैंने लिया वो ये वाला लिया, ठीक है। इसके बाद बी लेयर से जो मैंने एटम्स लिए वो एक ये वाला, 2 ये वाले, ठीक है, और 3 ये वाले, ठीक है, ये मैंने बी लेयर से लिए। इसके बाद सी लेयर आती है। सी लेयर जो है वो वाइट लेयर है, तो वाइट लेयर से एटम्स में ऑपोजिट ले रही हूँ। यहाँ पे 1, 2 और फिर 3 लिए थे, अब वाइट लेयर के उल्टे करने हैं। ये ग्रीन एटम जो आपने लिया है इसके नीचे देखो ये वाला वाइट एटम, इसके नीचे ये वाला एटम, ये 1, फिर ये 2 और इस तरीके से फिर ये 3, ये वाले एटम्स मैंने लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट ये वाले एटम्स मैंने लिए, ठीक है। तो जो सी लेयर से एटम्स मैंने लिए हैं वो बी लेयर के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर बी लेयर से मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले लिए हैं, तो जो सी लेयर है इसके ऊपर से ऑपोजिट लिए, ऊपर से 3 एटम, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। तो सी लेयर से जो एटम्स लिए हैं वो कौन से होंगे, वो ये वाले होंगे, ठीक है ना। सी लेयर से ऑपोजिट एटम्स लिए जो बी लेयर के होंगे। और फिर से आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है, ए लेयर स्टार्ट हो जाती है, जिसका एक ही एटम मैंने लिया। अब ये जो है ये बनाएगा आपका क्या, एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल या कोई भी यूनिट सेल बनाने के लिए हम एटम्स का सेंटर लेते हैं। तो ये एटम का एक सेंटर हो गया, ए एटम का, ये दूसरे ए एटम का सेंटर हो गया। इसके बाद ध्यान से देखो, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, हमने सेंटर ऑफ एटम्स को थोड़ा सा दूर दूर करके बनाना है, सो दैट हमें पॉइंट ऑफ वो दिखे, आपको लाइंस दिखे। तो ए एटम का सेंटर अगर मैं ये ले लूँ, ठीक है, ए एटम का जो सेंटर पॉइंट है मैं ये ले लेती हूँ, क्लियर है। यूनिट सेल बना रहे हैं तो मैंने ए एटम का सेंटर पॉइंट ये ले लिया।
बी एटम के सेंटर पॉइंट्स कैसे दिखेंगे, ध्यान से देखो, बी एटम का सेंटर पॉइंट यहाँ पे लिया, फिर सिर्फ सेंटर पॉइंट्स दिखा रही हूँ, ये बी एटम के सेंटर पॉइंट्स हैं, आ रही है बात समझ में, ये बी एटम्स के सिर्फ सेंटर पॉइंट्स लिए, ठीक है। ऐसे ही सी लेयर के भी सेंटर पॉइंट्स लेने, सी लेयर के सेंटर पॉइंट्स मतलब इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये और फिर इसके नीचे ये, तो इसके नीचे ये, इसके एग्जैक्टली नीचे ये सी लेयर के सेंटर एटम्स, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे यहाँ पे आएगा ये, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आएगा, और फिर ये सेंटर पॉइंट, और इसका फिर सेंटर पॉइंट ये वाला हो जाएगा। और अब मुझे यूनिट सेल बनानी है तो मेरे को ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, अब मुझे यूनिट सेल बनानी है तो मुझे सेंटर पॉइंट्स की ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, और देखते हैं कि किस तरीके का यूनिट सेल आपका बन के आता है। तो लेट्स ज्वाइन। अगर मैं ये ज्वाइन कर रही हूँ, ध्यान से देखते जाना, ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, ठीक है, ये ज्वाइन करा, ये वाइट एटम थोड़ा दूर बन गया, बट आपको पता है ये एग्जैक्टली इसके नीचे है, ठीक है ना। ओके, ज्वाइनिंग देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्वाइन करा, इसके बाद यहाँ से ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन कर रही हूँ और ये ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा और इनको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। तो देख पा रहे हो कौन सी यूनिट सेल बन के आई है, देखा है कौन सी यूनिट सेल बन के आई है। अगर ढंग से नहीं दिखा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने एटम्स चूज करे थे और ये यूनिट सेल बन के आई, ये वाली यूनिट सेल बन के आई है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाऊं आपको, अब देखना, अब दिखेगा आपको, ये वाला देखो। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो देख रहे हो, अगर ये क्यूबिक यूनिट सेल में कंसिडर करती हूँ, होती है क्यूबिक है, बनी ऐसे है बट क्यूबिक ही होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस फेस के सेंटर पे एटम, इस फेस के सेंटर पे एटम, इस फेस के सेंटर पे एटम, नीचे वाले फेस के सेंटर पे एटम, बैक फेस के सेंटर पे एटम, फ्रंट फेस के सेंटर पे एटम। तो यहाँ से कौन सी यूनिट सेल बन के आई है, दिस इज योर FCC यूनिट सेल, दिस इज योर FCC यूनिट सेल। तो अब NCERT जब पढ़ोगे ना, ऐसा डायग्राम देखोगे तो आप समझ आएगा कि अच्छा वो डायग्राम ये बता रहा था, अदरवाइज खुद से पढ़ते ना तो डायग्राम समझ नहीं आते। NCERT में अच्छे से आप बोल सकते हो कि डायग्राम्स समझ नहीं आ सकते, अच्छे से एक बार समझाने के बाद ही समझ आएंगे, ठीक है। तो FCC यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है कैसे, जब ABC पैकिंग होती है, जहाँ पे जो 2D वाली लेयर आपने ली है वो HCP वाली 2D लेयर आपने ली है, वहाँ पे जब उस तरीके से ओवरलैपिंग होती है तब जाके आपको FCC यूनिट सेल मिलता है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी पैकिंग, पैकिंग कैसी है, FCC है। अभी डिस्कस करना है पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो पैकिंग एफिशिएंसी ये आप NCERT के डायग्राम्स हैं, इस तरीके से ABC लेयर की पैकिंग होती है और आपका ये वाला यूनिट सेल बन के आता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। ओके, टॉकिंग अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी, एज यू ऑल नो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, Z into 4/3 pi r cube divided by a cube into 100। तो इसके लिए एक तो हमें Z की वैल्यू चाहिए होती है और एक A के और R के बीच में रिलेशनशिप चाहिए होता है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट FCC यूनिट सेल, हमें A और R के बीच में जो रिलेशनशिप निकालना होता है वहाँ पे टचिंग एटम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे ही एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्लियर है, और एक एटम फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके टचिंग एटम्स होते हैं जो फेस के डायगोनल पे लाई करते हैं।
ये एटम्स आपस में टच कर रहे होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस हो गया, ये r डिस्टेंस हो गया। ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r डिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया 2r, और यही तो बॉडी डायगोनल है। आइए बात समझ में, आई समझ में बात? कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये एफसीसी यूनिट सेल के मैंने थोड़े से एटम्स बना दिए, ठीक है। एटम्स बनाए तो यहाँ पे ये एटम का आधा r बाहर है, ये r हो गया, ये एटम ये 2r हो गया, पूरा डायमीटर अंदर है, और ये r। तो ये क्या है, एटम्स जो टच कर रहे हैं वो बॉडी फेस के डायगोनल पे हैं। एंड द रिलेशनशिप इज कि अगर आप a यूनिट लेंथ की ये क्यूब मान रहे हो तो √2a इज इक्वल्स टू 4r के इक्वल है। क्या है, √2a इज इक्वल्स टू 4r के इक्वल है। ये एक रिलेशनशिप होता है। अच्छा, z की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आपके एटम्स जो है वो कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8 रहता है, प्लस हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, हर एक फेस के सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, तो हाफ ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो z वैल्यू कितनी आती है आपके एफसीसी यूनिट सेल के लिए? z वैल्यू इज इक्वल्स टू 4। अब निकाल सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू 100। अच्छा, a की जगह क्या लिख सकते हैं? a की जगह हम यहाँ पे 4r/√2 लिख सकते हैं। जब आप इसमें 4r/√2 का होल क्यूब पुट करते हैं तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल होके इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी 74% आएगी। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी यूनिट सेल इज 74%। और परसेंटेज वॉइड विल बी, परसेंटेज वॉइड कैसे निकालेंगे? परसेंटेज वॉइड विल बी 100 माइनस 74, वॉट एवर इट इज, ठीक है। 26% आएगा परसेंटेज वॉइड। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट भी कर लिया इसका। तो पैकिंग एफिशिएंसी और परसेंटेज वॉइड निकल गया। एफसीसी के लिए पैकिंग एबीसी टाइप की पैकिंग होती है। अभी बात करनी है कि वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट है और कितने नंबर के वॉइड्स हैं, कितने इन टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स है, और साथ में उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वॉइड्स का। उसके बाद हम एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। तो एफसीसी यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं, इनकी z वैल्यू कितनी होती है 4, और n वैल्यू बेसिकली हम बोलते हैं कि इनके अंदर जो z वैल्यू होती है, जितने z वैल्यू है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जितनी z वैल्यू है उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, और डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 8। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एच के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। क्यूब के एच के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 वॉइड्स होंगे टेट्राहेड्रल एट ईच बॉडी डायगोनल, ठीक है। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एट ईच बॉडी डायगोनल। क्लियर है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो एज सजेस्ट इसको या तो लर्न कर लें एज इट इज, ठीक है। यही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ऐसे ही बताया था। तो यहाँ पे भी देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ हैं? एच के सेंटर पे है। एक तो बॉडी के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, प्लस एच के सेंटर्स पे है। ऑल एच सेंटर्स पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है? बॉडी के सेंटर पे तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ कहाँ पे प्रेजेंट है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि बनता कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 6 एटम से मिलके बनता है। ध्यान से देखो, एटम्स जो है वो कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कॉर्नर ऑफ द क्यूब को ऑक्यूपाई कर रहे थे, बट एटम्स आपके फेस के सेंटर को भी तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो लेट अस से कि जो वाइट एटम्स हैं या ये ब्लू एटम्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? फेस के सेंटर, इस फेस का सेंटर, इस फेस का सेंटर, टॉप फेस का सेंटर, यहाँ का सेंटर, पीछे का सेंटर और फ्रंट फेस का सेंटर। क्लियर हो रहा है?
समझ आई बात? अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनेंगे, बॉडी का सेंटर बिल्कुल बीच में होगा, ये वाला एटम टॉप फेस का एटम, नीचे वाला एटम, साइड वाला एटम, ये वाला एटम, बैक साइड वाला और फ्रंट साइड वाला एटम बॉडी के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते थे, यहाँ से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो साइड फेस से, इस साइड के फेस से, ऊपर के से, यहाँ से और यहाँ से, बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरा बॉडी के सेंटर में है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1। पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। और हर एज के सेंटर पे भी, ये सारी एजेस हैं, इनके सेंटर पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हर एज के सेंटर पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक क्यूब में 12 एजेस होती हैं और हर एज का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 है। अगेन ये कहाँ से आया, पार्ट नंबर 1 में करवा चुकी हो, तो वहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा आपका, टोटल 4 का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 4। ठीक है, जब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स के, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से देखो। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये बॉडी का डायगोनल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हर एक बॉडी के डायगोनल पे ऐसे, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। ऐसे ही बैक साइड वाला डायगोनल हो जाएगा, वहाँ पे 2, ऐसे ये वाला डायगोनल यहाँ पे 2, और ऐसे ही बैक साइड ये वाला डायगोनल। तो एक बॉडी के डायगोनल, इन टोटल क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं और हर बॉडी पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। 4 क्या है, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स, और 2 क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इन टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 8। तो एक क्यूब के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं और 4 क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। समझ आई बात? ठीक है, बस मैं आपको एक बार ये और दिखा दूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पे कैसे बना, ये आपको पता लग गया। एच के सेंटर पे भी मैं चाहूंगी कि मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, लेकिन उससे पहले हमें बड़ी लैटिस बनानी पड़ेगी और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भी सीखेंगे। तो बड़ी लैटिस का पार्ट आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे, ध्यान से देख लो, ये भी आप सीख लो। तो दिस इज 1 बिग क्यूब विच हैव टू बी, बेसिकली आपको ये एक बड़ा सा क्यूब बनाना है, अच्छा सा बड़ा सा सुंदर सा क्यूब बनाना है। ठीक है, ओके, ये हो गया। बड़ा सा क्यूब बनाइए फटाफट से। क्लियर है? अब क्या करना है, इन क्यूब्स को डिवाइड करना है। ठीक है, बैक साइड वाला फेस को आधा कर दो, वहां पे एक लाइन लगा दो। ऐसे ही फ्रंट साइड वाले फेस का आधा, यहाँ पे लाइन लगा दो, है ना, आधे पोर्शन पे। ठीक है, ऐसे ही एक लाइन आपके बीच में आएगी, इस तरीके से इन दोनों के बीच में आएगी एक लाइन। ठीक है, ओके, डन। अब देखो, अभी इस वाले फेस को भी आधा कर दो, इस वाले फेस को भी आधा खींच दो 90 के एंगल पे। ठीक है, यहाँ पे भी इस वाले फेस को भी आधा कर दो, ऐसे 90 के एंगल पे, बिल्कुल आधा, जितना पोर्शन है उतना पोर्शन है। ठीक है, और फिर अभी ऐसे भी हॉरिजॉन्टली भी आपको लगाना है। ऐसे देखो, टॉप फेस को आधा करोगे तो यहाँ तक लाइन आएगी, ऐसे ही नीचे भी लाइन आएगी। आई बात समझ में? देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपने बड़ा सा क्यूब बनाया, फिर एक बैक ऐसे बीच में स्क्वायर बना दो, एक स्क्वायर ऐसे बना दो और एक स्क्वायर फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ये बनाया आपने, एक फेज ऐसे बनाओ। ठीक है, ऐसे ही एक फेज आपने ये वाला बनाया, क्लियर है, और एक फेज ऐसे बनेगा
और फिर लाइंस लग जाएंगी। मैं आपको फिर से बना के दिखाऊंगी सो दैट कभी भी आपको एग्जाम में दिखाना हो तो आपको दिक्कत ना हो, आप दिखा के आ सकते हो अपने एग्जाम्स में। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ फिर से कैसे बनाना है। मैं आपको फिर से सिखाऊंगी, पहले देख लो। ठीक है, ये हो गया। और एक लाइन यहाँ से बन गया सारा क्यूब। ठीक है, 8 यूनिट सेल्स आपको दिख गई होंगी यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट सेल्स आपको दिख गई होंगी। ठीक है, मैं एक बार फटाफट से आपको बता देती हूँ, वैसे हम इसको कॉपी कर लेंगे बट नॉट अ प्रॉब्लम, इस तरीके से आप बना सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम बाद में बनाना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान से सुनो, सबसे पहले ध्यान से सुनो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एच सेंटर में कैसे बने हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एच सेंटर में कैसे बने हैं, ध्यान से देखो। एच सेंटर क्या है, हम अगर टॉप आगे वाली यूनिट से ले लेते हैं, ये वाली यूनिट से ले रहे हैं। ठीक है, ये वाली यूनिट सेल कंसिडर कर रहे हैं और इसके एच के सेंटर में बताऊंगी किस तरीके से बनता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो देखो कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ, इस एज पे मैं बनाऊंगी आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखो एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही इस फ्रंट फेस का फेस सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इस बैक फेस का फेस सेंटर भी तो होगा, लेट अस से वो रेड एटम है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। ठीक है, और कहाँ एटम्स प्रेजेंट होंगे, और एटम्स आपके इस साइड के फेस सेंटर भी प्रेजेंट होंगे और इस साइड के भी फेस के सेंटर भी प्रेजेंट होंगे। ध्यान से देखना। बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो साइड फेस है इसका भी सेंटर और इस साइड का क्यूब का भी सेंटर, फेस सेंटर फेस सेंटर। ऐसे ही ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर और ऊपर के कॉर्नर एटम्स मिलके आपका क्या बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 एटम्स मिलके ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बीच में फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनीवेज अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसको आप लर्न कर लेना। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं आपके एच के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कितने होते हैं, इतने होते हैं, बस ये लर्न करने की जरूरत है, वो मैं आपको एक्स्ट्रा ही बता रही थी, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी बात करनी है कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना रहता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 होते हैं, 6 एटम से मिलकर बनते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से मिलकर बनते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल, तो एटम्स जो एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये वाले यूनिट सेल का हम बीच वाला एटम ले रहे हैं, ये वाला जो हर यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसके टचिंग एटम्स। और अगर आपको याद है तो यहाँ पे कॉर्नर के टचिंग एटम्स फेस के सेंटर्स थे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस यूनिट सेल का फेस सेंटर ले लूँ, ये वाला एटम, ठीक है, ऐसे ही ये वाला एटम इस यूनिट सेल के भी फेस सेंटर के साथ टच में होगा। ठीक है, ऐसे ही
ये एटम पीछे वाले यूनिट सेल का भी पार्ट है, अभी तक ना ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ये वाला एटम यहाँ पे इस यूनिट सेल का भी पार्ट होगा। तो 4 एटम्स तो ये वाले इस एटम को टच कर रहे हैं, 4 एटम्स ये वाले इस एटम को टच करें, तो 4 एटम्स ये वाले हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर मिनिमम 4 तो है, लेकिन और भी देखो ध्यान से, ऊपर भी तो एटम्स प्रेजेंट होंगे। इस फेस का सेंटर ये वाला एटम इसको डायगोनली टच कर रहा होगा, है ना। इसका फेस सेंटर भी तो इस एटम को डायगोनली टच कर रहा होगा। ऐसे ही बैक इस फेस का सेंटर भी इस एटम को डायगोनली टच कर रहा होगा। ऐसे ही नीचे वाली फेसेस, नीचे वाली फेस का एटम इसको डायगोनली टच कर रहा होगा, और ऐसे ही यहाँ पे ये वाला फेस का एटम इसको डायगोनली टच कर रहा होगा। बैक फेसेस का भी एटम्स डायगोनली इसको टच कर रहे होंगे, ठीक है। कलर्स खत्म हो गए, बट समझना, जो बैक फेस है उसका फेस सेंटर ये वाला, इसका ये भी डायगोनली टच कर रहे होंगे बैक फेस का, ठीक है। ऐसे ही इस फेस का फेस सेंटर ये वाला, इसके बैक साइड के फेस का फेस सेंटर ये वाला ले लेते हैं, डायगोनली टच कर रहे होंगे, और इसके भी साइड का फेस सेंटर इसको डायगोनली टच कर रहा होगा। तो ये जो एटम है, ये जो एटम है, 4 एटम्स ये वाले, 5 6 7 8 9 10 11 12 एटम से कनेक्टेड है। तो जो एटम आपके एफसीसी यूनिट सेल में है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? एफसीसी यूनिट सेल में जो एटम प्रेजेंट होता है, चाहे कॉर्नर पे हो चाहे वो फेस के सेंटर पे हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। तो 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर आपके एटम का, जो बेसिकली क्या कर रहा है, आपके एटम्स को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया एटम का? 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम समरी लिख लेते हैं फटाफट से। एफसीसी यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पैकिंग एबीसी टाइप की पैकिंग होती है, जहाँ पे जो लेयर्स 2D वाली आप लेते हो वो HCP लेयर लेते हो, ठीक है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकल के आई थी? 74% निकल के आई थी। जब हमने वॉइड्स की बात करी थी तो इसके अंदर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे, दिस इज द समरी, और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे। इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट थे? बॉडी के सेंटर पे और एज के सेंटर्स पे आपके 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट थे, ठीक है। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का 6 हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल के केस में। आपका हर एक बॉडी के या बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 हो जाएंगे, ये हमने देखा था। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होता है एफसीसी यूनिट सेल के अंदर? 12। बस दिस इज द समरी, बस इतना याद कर लो, ठीक है। इसके बाद HCP स्टार्ट हो जाता है। तो HCP के लिए हमें क्या चाहिए होता है? HCP के लिए आपकी पैकिंग AB टाइप की पैकिंग होती है। क्या होती है? AB टाइप की पैकिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे जो लेयर आप लेते हो अगेन 2D की HCP लेयर से स्टार्ट करते हो और उस तरीके से पैकिंग बनती है। तो मैं फटाफट से इसका भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पैकिंग होती है। इसके लिए भी हमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं करनी है, इसकी हम नॉर्मल चीज़ें देखेंगे, ठीक है। पहले 1D लेयर से स्टार्ट करते हैं, फिर ये 1D 2D में कन्वर्ट होती है, और 2D वाली कौन सी कंसिडर करनी है? 2D में HCP कंसिडर करनी है। HCP का मतलब है आपको एटम्स के बीच में एटम रखना है, एटम्स के बीच में एटम रखना है, के बीच में एटम वाली लेयर रखनी है, एटम्स के बीच में एटम वाली लेयर रखनी है, ठीक है। ओके, ये रखनी है, और फिर इसको कर देते हैं क्लोन। ये आपकी HCP 2D लेयर हो गई, ठीक है। ये आपकी HCP 2D लेयर हो गई, A लेयर बोल देते हैं, ठीक है। ओके, जो फर्स्ट लेयर है उसको बोल देते हैं कि वो ऑरेंज लेयर है। जो फर्स्ट लेयर है वो A नाम दे दें इस पूरे को, वो क्या होगी? ऑरेंज लेयर, ठीक है। इसके बाद वाइट लेयर आएगी, वाइट लेयर B लेयर होगी। B लेयर मतलब सेकेंड लेयर होगी। अब सेकेंड लेयर मतलब एटम्स के बीच में एटम रखे जाएंगे। अगर आप इसको A लेयर बोलना चाहते हो तो एटम्स के ऊपर रखो, लेकिन एटम्स के बीच में रख दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे B लेयर मिल जाएगी,
क्या मिलेगी यहाँ पे आपको, बी लेयर मिलेगी। और फिर आपकी फिर से ए लेयर, मतलब ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज रखा जाएगा, फिर बी लेयर। तो यहाँ पे सिर्फ ए बी पैकिंग होती है। ए बी पैकिंग से क्या मिलता है आपको, HCP यूनिट सेल मिलती है। अब आपको बनाना कैसे है इसकी यूनिट सेल, तो ध्यान से देखो, अगर हम फर्स्ट लेयर से 7 एटम्स ले रहे हैं, कौन से, फर्स्ट लेयर से यूनिट सेल का फॉर्मेशन हमें करना है। तो फर्स्ट लेयर के जो मैं एटम्स ले रही हूँ वो कौन से ले रही हूँ, देखो ग्रीन करके ले रही हूँ। ये एटम एक, इसको टच करता हुआ ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला और ये वाला एटम। तो 6 एटम्स मैंने ये वाले लिए फर्स्ट लेयर से। कौन कौन से लिए और कैसे दिख रहे हैं, जो फर्स्ट लेयर ऑरेंज कलर की थी उसमें मैंने कौन कौन से एटम्स लिए हैं, ये वाले इस तरीके से मैंने एटम्स लिए हैं, है ना, यही वाले एटम्स लिए 6। ये 6 एटम्स लिए, ध्यान से देखो। एक सेकेंड, ठीक है। इसके बाद बी लेयर में कौन से एटम्स लोगे, ये जो ग्रीन एटम्स के ऊपर 3 उल्टे रखे हुए हैं ना ऐसे, ये वाले, ये आपने बी लेयर से एटम्स लेने हैं, जिसको मैं ब्लू से दिखा रही हूँ। बी के ये 3 एटम्स लिए, ठीक है। तो बी लेयर से आपने 3 एटम्स कैसे दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से दिख रहे हैं, इसके ऊपर रखे गए थे। फिर से ये ए लेयर वाले एटम्स रिपीट हो जाएंगे, तो मैंने ये फिर से ले लिया, ठीक है। अब यूनिट सेल जब हम बनाते हैं तो हम एटम्स के सेंटर पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। तो इनके सेंटर पॉइंट्स लीजिए फटाफट से, ये 1, ये 2, फिर यहाँ पे 3, इस तरीके से आएंगे सेंटर पॉइंट्स, फिर ये 4 और 5, फिर 3 एटम्स के सेंटर पॉइंट इधर आएंगे, फिर इनके सेंटर पॉइंट्स, ठीक है। अब आप इन सबको ज्वाइन कर लो, तो यहाँ पे आपको कौन सी यूनिट सेल मिल जाएगी, इसे बोलते हैं HCP यूनिट सेल। ये एटम के नीचे एटम ये वाले, ये इसके नीचे ये वाला, इसके नीचे ये वाला, फिर इसके यहाँ पे ये वाला, ऐसे करके आपको बड़ी सुंदर सी HCP यूनिट सेल मिलेगी। सो दिस इज योर HCP यूनिट सेल, ठीक है। ये आपकी HCP यूनिट सेल इस तरीके से बनती है, जो AB पैकिंग से बनती है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए Z और A और R के बीच में रिलेशनशिप आपको चाहिए। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि यहाँ पे पहले तो Z वैल्यू पूछी जाती है कि कितने हैं। Z वैल्यू कैसे निकालते हो, तो एटम्स जो है ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, और अगर आपको HCP 2D वाली याद है तो ये एटम 3 और यूनिट सेल में इस तरीके से यूज होती है। तो ये जो एटम है ये 1, 2, 3 में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, बट इसके ऊपर भी तो लेयर होगी ना क्रिस्टल लैटिस की, उन 3 में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक एटम जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, HCP यूनिट सेल के कॉर्नर पे जो एक एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/6। 3 सेम लेयर में और 3 ऊपर वाले। और जो फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हेक्सागोनल फेस के सेंटर पे, ये एक तो नीचे वाले यूनिट सेल्स और एक ऊपर वाले, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनका भी कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट है 1/6 और इसका 1/2, और 3 एटम्स क्या होते हैं बॉडी के सेंटर पे इस तरीके से। तो ये तो पूरा बॉडी में इन्वॉल्व है, ये तो पूरा बॉडी में इन्वॉल्व है, तो इनका कंट्रीब्यूशन बॉडी में इन्वॉल्व रहता है तो 1 होता है। तो इन टोटल कॉर्नर्स पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एटम्स प्रेजेंट है। 12 एटम्स प्रेजेंट है, तो 12 एटम्स जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 रहता है।
आपके दो फेस के सेंटर में प्रेजेंट है तो 2 इंटू 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, और 3 एटम्स बॉडी के सेंटर में तो 3 इंटू 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो यहाँ पे Z वैल्यू कितनी आई इन टोटल, ये 6, ये 1 और ये कट कर 6 + 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 1/6 का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है ना, मैंने हाफ लिख दिया था, तो ये कितना आया 2 + 1 + 3। तो टोटल एटम्स इन HCP यूनिट सेल इज 6। ठीक है, अगर HCP यूनिट सेल में टोटल 6 एटम्स हैं तो 6 आप बोलते हो, तो इसके अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, बट 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हो वहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी में अब वॉल्यूम जो है वो आप 6 एटम्स बोल के 4/3 × πr³ तो कर लेते हो, लेकिन वॉल्यूम A³ मत करना, क्योंकि A³ क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम है। यहाँ पे हेक्सागोनल यूनिट सेल बन रही है, तो हेक्सागन का जो यूनिट है वो बेस का जो एरिया है इनटू हाइट करके निकलता है, जो आपको नहीं निकालना, बस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल लिख देना। ठीक है, वो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, इनटू 100, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी 74% आती है, सेम एज दैट ऑफ FCC यूनिट सेल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर HCP यूनिट सेल। सिर्फ इतना ही आपको करना है, गिविंग यू अ क्विक समरी ऑफ ऑल टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। एग्जाम से पहले सिर्फ ये याद होना चाहिए, एग्जाम से पहले सिर्फ ये याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बड़ी सी टेबल एक बनाएंगे, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होगी कि क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यूनिट सेल किस तरीके की है ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास 3 तरीके की यूनिट सेल्स आती है। ठीक है, 4 इनफैक्ट, बस इस तरीके से बन जाएगा टेबल बड़ी सी। ठीक है, ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, हर एक यूनिट सेल के हमें यहाँ पे लिख देते हैं पैकिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए, और परसेंटेज वॉइड तो आप निकाल ही लोगे, अब तो समझदार हो गए। नंबर 3 इज उसके अंदर वॉइड्स कौन कौन से हैं, वॉइड्स कितने नंबर ऑफ हैं, नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हैं, और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ना इन वॉइड्स के साइड में हम लिख लेंगे। ठीक है, और नंबर 5 पॉइंट इज कि एटम्स में एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उस यूनिट सेल के एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ी थी, फिर हमने BCC यूनिट सेल पढ़ी थी, फिर हमने FCC यूनिट सेल पढ़ी है आज की क्लास में, और HCP यूनिट सेल पढ़ी है 3D वाली, ये पढ़ी है। तो ये 4 यूनिट सेल के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी हम सभी इसमें लिख लेंगे, और इसी को एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वॉइड्स ठीक है, एटम्स भी ठीक है, उन वॉइड्स का लोकेशन, 5th में आप लोकेशन ऑफ वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो भी बताएंगे। ठीक है, और 6th में आप बताओगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, ये सारी चीज़ें बताओगे। आ रही है बात समझ में, ध्यान से देखो किस तरीके से करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम पैकिंग की बात कर रहे थे तो वो AA टाइप की पैकिंग से मिलके बन रहा था, जहाँ पे 2D वाला जो AA हमने लिया था वो स्क्वायर प्लेनर लिया था, राइट, स्क्वायर प्लेनर लिया था। ठीक है, क्लियर है। जब हम बात कर रहे थे BCC की, तो BCC यूनिट सेल के अंदर हमने AB टाइप की पैकिंग करी थी, और यहाँ पे जो 2D वाला A लिया था, A और B जो 2D वाला लिया था वो कौन सा लिया था, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, जब हम बात करें FCC की, तो FCC में ABC टाइप की पैकिंग हुई थी, ABC टाइप की पैकिंग हुई थी। और जहाँ पे जो हमने यूनिट से लिया था वो कौन सा लिया था, 2D में HCP वाला हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला 2D लेयर लिया था। और अगर हम बात करें HCP 3D वाली में, तो AB टाइप की पैकिंग हुई है, और यहाँ पे जो 2D में हमने लेयर ली है वो HCP से ही स्टार्ट करिए। A भी लेयर HCP है और B भी लेयर HCP है, बट पॉइंट है कि आपके एटम्स के बीच में एटम्स रखे गए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी की बात आती है, तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी बन के आई थी, 52%।
अप्रॉक्सीमेटली 100 में से 52 माइनस करके अपने आप परसेंटेज वॉइड निकाल लेना, ठीक है, मैं नहीं कर रही। इसके बाद FCC की 74% आई थी। यहाँ पे 68% पैकिंग एफिशिएंसी किसकी आई थी, BCC की, और HCP की पैकिंग एफिशिएंसी 74% आई थी। वॉइड का परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर हम बात कर रहे हैं इसके वॉइड्स का, तो इसके अंदर एक ही क्यूबिकल वॉइड प्रेजेंट था। क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8, क्योंकि वो 8 एटम से मिलकर बनता है। इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट थे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इन BCC यूनिट सेल सेम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट थे और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट थे, उनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि वो 4 एटम से मिलकर बनता है। सेम ही आपका इसके लिए भी था। सेम आपका इसके लिए भी था, है ना, सेम था। अच्छा, इसके बाद नंबर ऑफ क्यूबिकल वॉइड्स कितने थे, नंबर ऑफ क्यूबिकल वॉइड्स 1, क्लियर। इसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने थे इसमें, अगर याद है तो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने थे, 12, ठीक है। इस केस में आपके जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे वो कितने थे, 6 थे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 थे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने थे, 8, नंबर बता रही हूँ, नंबर। और इस केस में 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने थे, 12, तो डबल होता है ऑक्टाहेड्रल के। टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अच्छा, इनकी लोकेशन क्या थी, जब हम बात कर रहे थे इनकी लोकेशन की, तो ये क्यूबिकल वॉइड बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट था, तो बॉडी के सेंटर में पूरा एक प्रेजेंट था, इसलिए 1। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके इस केस में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपका बॉडी सेंटर के केस में एक तो हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट था। हर एक फेस का सेंटर मतलब इस यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन 3 प्लस हर एक एज सेंटर पे प्रेजेंट थे, तो 12 × 1/4 का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तो इन टोटल 3 ये। तो ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 थे, बट कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बॉडी के फेस के सेंटर्स पे प्रेजेंट थे, प्लस एच के सेंटर पे प्रेजेंट थे। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 एट ईच फेस सेंटर, ठीक है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट थे। अच्छा, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट था, प्लस एच के सेंटर पे, और टेट्राहेड्रल वॉइड 2 एट ईच बॉडी डायगोनल, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2, और इनकी लोकेशन हमें नहीं पता होती, ठीक है, सिर्फ नंबर पता होना चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, तो जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स कितना था, 6, कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट था 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था। FCC यूनिट सेल BCC यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर था दैट वाज 8, ठीक है। बॉडी के सेंटर पे भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, और कॉर्नर पे भी जो एटम प्रेजेंट था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था। और FCC यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर था एटम का वो 12 था, और इसकी हम बात नहीं करते। सो दिस इज द समरी ऑफ योर लेक्चर्स। ये समरी है आपके पूरे समरी ऑफ द लेक्चर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में जो भी करवाया है उसकी समरी है ये, ठीक है। एग्जाम से पहले सिर्फ इसको रिवाइज करके जाना है, एग्जाम से पहले सिर्फ इनको ही रिवाइज करके जाना है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। एनी प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए,
इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो वो डेंसिटी वाला टॉपिक कर लेते हैं। तो हमें ना सॉलिड की डेंसिटी अगर निकालनी होती है तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल हमें निकालनी होती है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ अ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हम निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम करके निकालते हैं। और इसकी यूनिट जनरली क्या रहती है? ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब की यूनिट रहती है, ठीक है। डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की रहती है। अब ध्यान से सुनो, एक यूनिट सेल की अगर हमें डेंसिटी निकालनी है, और हमारे सिलेबस में क्या है? आपका क्यूबिकल यूनिट सेल है, आपका क्यूबिकल यूनिट सेल है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं डेंसिटी? तो डेंसिटी में टोटल मास हमें चाहिए होता है। टोटल मास क्या होगा? जितने एटम्स है, Z एटम्स हैं अगर, इनटू मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल यूनिट सेल लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफाई करके लिखिए कि अगर क्यूबिकल यूनिट सेल है, क्यूबिकल यूनिट सेल है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर क्यूबिकल यूनिट सेल ऑफ डायमेंशन A है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A क्यूब। अगर कोई ऐसी यूनिट सेल दी है जहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तो आप A B C जो भी डायमेंशंस हैं उनको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालते हैं। इफ दिस इज नॉट अ क्यूबिकल यूनिट सेल तो A B C करके वॉल्यूम लिखेंगे, A क्यूब मत करके आना, ठीक है। बस तो वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल करके निकालते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर हम बोल रहे हैं, हमें जनरली क्या पता होता है? क्वेश्चंस में हमें क्या गिवन होता है? क्वेश्चंस में जनरली हमें मोलर मास दिया होता है, ठीक है। मोलर मास का मतलब क्या है कि 6.0 एक मोल ऑफ एटम, एक मोल ऑफ एटम का मास, एटम्स का मास, इसी को तो हम मोलर मास बोलते हैं। एक मोल मतलब 6.02 इंटू 10 to the power 23 एटम्स विच इज इक्वल्स टू Na एटम्स का एवोगाड्रोस नंबर, मतलब Na एटम्स का जो मास दिया होता है दैट इज mm। तो एक एटम का जो मास होगा वो क्या होगा? mm बाय Na। तो मोलर मास बाय Na। तो फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को ऐसे डेल करके रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज Z, जितने भी एटम एक यूनिट सेल में है, इनटू मास ऑफ वन एटम विच इज mm बाय Na, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। और वॉल्यूम कितना रहता है? A क्यूब। बस दिस इज द फॉर्मूला। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू मोलर मास इंटू Na बाय A क्यूब, ठीक है, Na बाय A क्यूब। आई होप इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो जमुना A क्यूब करके आप याद कर सकते हो, जमुना A क्यूब, जमुना A क्यूब, ठीक है। जमुना क्या है? यमुना रिवर सुनी है आपने, वहां से याद कर लो जमुना, उसको जमुना भी बोलते हैं। तो यमुना रिवर A क्यूब, ठीक है। ऐसे डेंसिटी करके आप याद कर लो। मोलर मास अगर आपको ग्राम्स पर मोल में गिवन है और A की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब बन जाती है, Na की यूनिट पर मोल होती है, और Z जो है वो नंबर होता है यूनिटलेस, यूनिटलेस नंबर। तो डेंसिटी आपको किस में मिलेगी? ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगी। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस ना आपको या तो Z वैल्यू डेंसिटी दी होगी, डायरेक्ट डेंसिटी निकालने के लिए क्वेश्चंस होंगे, या फिर डेंसिटी दे रखी होगी, आपसे पूछ लेंगे नेचर ऑफ यूनिट सेल, नेचर ऑफ यूनिट सेल्स, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेचर ऑफ यूनिट सेल्स का मतलब है वो पूछना चाह रहा है कि आपकी जो यूनिट सेल की जो डेंसिटी हमने दी हुई है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, FCC यूनिट सेल है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये कैसे बता सकते हैं? उसके लिए हमें Z वैल्यू निकालनी होगी। अगर Z वैल्यू 1 आती है तो सिंपल क्लोज यूनिट सेल है, Z वैल्यू 2 आती है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, Z वैल्यू 4 आ जाती है तो वो FCC यूनिट सेल है। और मोस्टली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो FCC यूनिट सेल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ यूनिट सेल से क्वेश्चंस आ सकते हैं।
या फिर आपसे पूछ सकते हैं सब कुछ देने के बाद व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द क्यूब, या फिर डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, मतलब आपको ए की वैल्यू निकालने होते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू निकालो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस चीज़ें पुट करनी है और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.0 to 1023 आएंगे, बट आपको बस दिखाना है किस तरीके से आप फॉर्मूले में चीज़ों को पुट करके ये निकालोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे कोई भी एक चीज़ आपको निकालनी होती है, बाकी सब देख के कोई भी एक चीज़ निकालनी होती है। अगर Na की वैल्यू याद नहीं है तो इसे याद कर लो। Na इज एवोगाड्रोस नंबर विच इज 6.02 इंटू 10 to the power 23 पर मोल। ठीक है, अच्छा समटाइम्स जो मास है वो आपको मोलर मास पता होगा, ग्राम्स पर मोल में दिया होगा। ठीक है, बट समटाइम्स अगर आप देखोगे क्वेश्चन में मास ना एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में भी दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि कार्बन 612 है, अगर बोला हुआ है कि मास ऑफ कार्बन एटम इज 12U, तो 12U का मतलब क्या है कि ये एक एटम का मास दिया हुआ है। ये U क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एक एटम का जो मास है वो दैट इज U। ठीक है, जितना ये दिया हुआ है उतना ही आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 12 ग्राम्स पर मोल। अगर आपको ग्राम और एटॉमिक मास यूनिट में डिफरेंस होता है तो मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो टॉपिक, बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। अगर हम बात करें एक एटम की, तो एक एटम का मास कैसे निकाल सकते हैं? एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, प्रोटॉन का भी अपना मास होता है और न्यूट्रॉन का भी अपना मास होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इट इज 9.1 इंटू 10 to the power -28 ग्राम्स। और मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। कितना होते हैं? 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम्स। ठीक है, एक एटम में अगर हम बात करते हैं इतना तो होता है, लेकिन हम 0.993 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। वो क्यों करते हैं ये किसी एक लाइव इंटरेक्शन सेशन में आपको समझाऊंगी कि आपका जो मास ऑफ प्रोटॉन हम लेते हैं दैट इज 1.67 इंटू 10 to the -24 इंटू 0.993, ये हम मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन, आप ये बोल सकते हो ये क्या है, ये आपका एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन एक एटम में, ठीक है, ये 0.993 वाला फैक्टर मैं किसी लाइव इंटरेक्शन में आपको समझाऊंगी। क्लियर है? फिलहाल के लिए लर्न कर लो। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, अगर हम बोल रहे हैं मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम बोल रहे हैं, तो ये इसका मास, टोटल मास कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी हैं इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने भी हैं इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है, 10 to the power -28 और 10 to the -24। जब आप ऐड करोगे तो 10 to the -28 को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम निगलेक्ट करके चलते हैं और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मास आएगा, हम इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर नहीं करते हैं, तो टोटल मास ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और मास ऑफ प्रोटॉन को हम आपका इस तरीके से ले लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या लिखेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन की जगह ये 1.67 इंटू 10 to the power -24 इंटू 0.993 ग्राम्स लिखते हैं। तो एक मास का जो प्रोटॉन, जो एक एटम का जो मास है वो कितना आएगा? इतने ग्राम्स आएगा। ठीक है, इतने ग्राम्स आएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसको हम नई यूनिट दे देते हैं, इसको हम नई यूनिट U करके लिख देते हैं। U इज अ न्यू यूनिट ऑफ मास बट फॉर एन एटम। तो आप बोल सकते हो कि Np प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है, एंड दिस इज U। तो 1U में 1.67 इंटू 10 to the power -24 इंटू 0.993 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, और
जब आप इसको रिवर्स करते, मतलब इसको जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे ना, इस पूरी टर्म को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो वो 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका 1 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 0.993, यही वैल्यू आपकी Na के इक्वल आती है। तो इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊंगी तो 1U बाय Na वाला फैक्टर आ जाएगा और ये इतने ग्राम्स के इक्वल आ जाएगा, इतने ग्राम्स, और ये Na से डिवाइड हो गया तो पर मोल की यूनिट निकालोगे ना, तो इतने आपका ये यूनिट का वो बनता है। ठीक है, सो अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में बोला गया है कि 12U का मास है कार्बन का और इसकी डेंसिटी निकालनी है, तो ये एक एटम का मास है, लेकिन डेंसिटी निकालने के लिए आपको ग्राम्स यूनिट तो लेके आनी पड़ेगी ना, ग्राम्स यूनिट तो लेके आनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कितने, जितने भी यूनिट सेल में कार्बन एटम्स है इंटू 12U का मास है, लेकिन 1U को रिप्लेस करना पड़ेगा 12/Na, ये एक एटम का मास ग्राम्स में आया है और AQ, तो बात उतनी ही पड़ती है। अगर एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है तो भी आप यहाँ पे 12 ही पुट करेंगे। ठीक है, अगर मोलर मास दिया हुआ है तो भी 12 पुट करेंगे, और मोलर मास दिया हुआ है तो Na से ज़रूर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जब मोलर मास दिया हुआ है तो Na से ज़रूर डिवाइड करेंगे। एटॉमिक मास दिया हुआ है तो 12/Na, एटॉमिक मास यूनिट डिवाइडेड बाय Na, सो दैट वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है या फिर मोलर मास दिया हुआ है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करो और उस वैल्यू को जो दी हुई है उसको पुट अप कर लो। समझ आ रही है बात? आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, सारे तरीके के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए जितने एनसीईआरटी में थे। तो क्या क्या गिवन है ध्यान से देखो। अ कंपाउंड ऑफ कॉपर क्लोराइड, फॉर्मूला मास आपको 99 ग्राम पर मोल, फॉर्मूला मास मतलब आपको मोलर मास दिया हुआ है कॉपर क्लोराइड का, हैज FCC स्ट्रक्चर लाइक जिंक सल्फाइड। अब FCC देखते ही आपके दिमाग में Z वैल्यू 4 आ जानी चाहिए। उसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है, 3.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ, मतलब आपसे A पूछा हुआ है। अच्छा, मोलर मास भी कितना दिया हुआ है, 99 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू जमुना क्यूब, Z वैल्यू कितनी है 4, मोलर मास कितना है 99, डिवाइडेड बाय Na 6.02 इंटू 10⁻23। और बच्चे बताए क्या करते हैं, यहाँ पे A क्यूब ले जाना भूल जाते हैं, तो A क्यूब रखना, और ये किसके इक्वल है 3.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो A की यूनिट आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर है तो A की यूनिट जब आप क्यूब रूट वगैरह लोगे तो A की यूनिट सेंटीमीटर में आएगी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको सॉल्यूशन में डायरेक्टली यहीं पे दे रही हूँ, यहाँ से जाके आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है, सारी चीज़ें पुट करी, A क्यूब की वैल्यू निकाली, उसका क्यूब रूट लेके इस तरीके से आपने वैल्यू निकाली, आपको इतना सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, 5.785 आपको पिकोमीटर में ये निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगर यूनिट्स नहीं पता तो याद रख लो, एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर्स होते हैं, और इसी को हम बोल सकते हैं 10⁻10 सेंटीमीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में बात करते हैं तो 10⁻10 मीटर्स होते हैं, इंटू 100 करोगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। और 1 नैनोमीटर में अगर हम बात करें तो 10⁻9 मीटर्स होते हैं, और इसे आप 10⁻7 सेंटीमीटर के इक्वल भी लिख सकते हो। ये यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। एन एलिमेंट विद मोलर मास इतना, हम मोलर मास दे दिया, क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है विद एज लेंथ इतना, एज दे दी, डेंसिटी ले ली। व्हाट इज द नेचर, नेचर का मतलब Z वैल्यू अब आपको निकालनी है। तो डेंसिटी गिवन है, सब कुछ तो गिवन है, डेंसिटी kg में दी हुई है, kg पर मीटर क्यूब में दी हुई है। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, मोलर मास देखो kg पर मोल में दिया हुआ है, तो कोई चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब ये 405 पिकोमीटर है, लेकिन आपको डेंसिटी में मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो A की जगह क्या लिखेंगे, A की जगह मीटर में चीजें लिखेंगे। 405 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर। अब आप A की जगह ये लिखेंगे 10⁻12 का फैक्टर, और A क्यूब करेंगे तो इस पूरे का क्यूब करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यूब करना बच्चे भूल जाते हैं। तो Z की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपको नेचर बताना है। डेंसिटी गिवन है, M गिवन है Na 6.02 10⁻23 पर मोल,
ए की वैल्यू वो पूरी पुट करके होल क्यूब करना मत भूलना। तो दिस इज द सॉल्यूशन। z की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.99 आएगी, जिसको आप अप्रॉक्सीमेट करके 4 बोल सकते हो। और 4 देखते ही आप क्या बोलोगे कि भाई आपकी जो यूनिट सेल है, जो डेंसिटी गिवन है, वो तो FCC है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए z की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आपको PDF मिल जाएगी, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन। इन केस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चले आगे। ओके, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, एन एलिमेंट विद डेंसिटी इतना फॉर्म्स अ FCC लैटिस है। ये फी नहीं है, FCC लैटिस है। ठीक है, दिस इज योर FCC लैटिस। क्लियर है। तो एलिमेंट की डेंसिटी दी है, z वैल्यू आपको पता लगे 4 हो जाएगा। एज लेंथ दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है, 11.2। सब कुछ ना इसी तरीके से लिखा करो। Na की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या निकाला है, ये 10⁻23 है। ये 23 नीचे दिख रहा है, बट एक्चुअली इट इज इन द पावर। आप जानते हो ये, है ना। छोटी छोटी बातें तो आप इग्नोर कर ही सकते हो, ठीक है। ओके, कैलकुलेट एटॉमिक मास। अब आपको क्या निकालना है, मोलर मास। किस में लिखने का, ये ग्राम्स में है, तो ग्राम्स पर मोल में, ये सारी चीजें पुट करके आपको ग्राम्स पर मोल में मोलर मास निकल जाएगा। सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो, सब कुछ देख के एक चीज निकलवाएगा बस वो। इसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट, नाइबियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। डेंसिटी गिवन है कितनी, 8.55 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, मुझे R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यूजिंग एटॉमिक मास 93U। U मतलब कंफ्यूज मत होना, जब 93U को, ये मास है एक एटम का, एक एटम का मास है। 93U का मतलब पता है क्या है, 93/Na ग्राम्स, 93/Na ग्राम्स। अब जब आप डेंसिटी पुट करोगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू बॉडी सेंटर दिया हुआ है, तो 2 एटम्स, और एक एटम का जो मास है वो कितना है, 93/Na ग्राम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। सो यहाँ पे आप एडिशनली Na से डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे मोलर मास दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो Na से डिवाइड हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि U को ग्राम में कन्वर्ट करा गया है, U को ग्राम में कन्वर्ट करा है। सो 2 × 93/Na इंटू डिवाइडेड बाय A क्यूब। A की वैल्यू निकालनी है, डेंसिटी गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है, आपको A की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। अगर आपको याद है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, A√3 इज इक्वल्स टू 4R। जब आपको यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी तो इसको A√3/4 कर देना, R की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे जब चीज़ें पुट करोगे A की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी तो R की वैल्यू भी सेंटीमीटर में निकालना, और बड़ी ज़्यादा आ रही है तो उसको नैनोमीटर्स वगैरह में या पिकोमीटर्स में कन्वर्ट कर लेना। दिस इज हाउ द सॉल्यूशन इज डन, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपका इस तरीके से होगा, दिस इज योर Z वैल्यू, है ना, दिस इज योर Z वैल्यू। Z, राइट, क्लियर है। चलो, एक और है, आयरन हैज बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ इतना, डेंसिटी इतना, यूज द इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट दी एवोगाड्रोस नंबर। अब आपको Na की वैल्यू निकालना है, तो सब कुछ पुट करके Na की वैल्यू निकाल दो। उतनी आनी है, कितनी आनी है, इतनी आनी है, आपको पता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे करके कर देना। इसके बाद ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको करना है तो क्वेश्चन में NaCl की क्रिस्टल लैटिस के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, NaCl की क्रिस्टल लैटिस के बारे में पता होना चाहिए। कैसे होगा, ध्यान से देखो। NaCl की क्रिस्टल लैटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो Cl- होता है वो FCC यूनिट सेल बनाता है, और Na पॉजिटिव जो प्रेजेंट होता है वो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। अब FCC यूनिट सेल की बात करते हैं तो FCC यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर और फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, राइट।
तो Cl माइनस कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ये Cl माइनस है ना, ये Cl माइनस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, राइट। और फेस के सेंटर पे भी तो होंगे। अच्छा, ये तो Cl माइनस के एटम्स हो जाएंगे। बट व्हाट अबाउट Na पॉजिटिव? तो क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं, और एफसीसी यूनिट सेल में हमने देखा था कि बॉडी के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और यहाँ पे Na पॉजिटिव H के सेंटर में होंगे। तो ऑरेंज वाले जो एटम्स बनाए हैं वो Na के एटम्स हैं, और आपके ग्रीन वाले जो एटम्स बनाए हैं वो लैटिस बना रहे हैं जो Cl माइनस एटम्स है, राइट। अब आपको बताना है Na और R के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अगर ये पूरी लेंथ A है, ठीक है, सो A/2 ये R, ये A/2 क्या हो जाएगा? R ऑफ Cl और R ऑफ Na। तो डिस्टेंस बिटवीन Na एंड Cl, डिस्टेंस बिटवीन Na एंड Cl मतलब एक R Na पॉजिटिव का प्लस एक R Cl माइनस का, किसके इक्वल आएगा? A/2, ठीक है, A/2। तो आपको यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, इन दोनों को ऐड करके एटॉमिक मास टोटल आपका कितना हो जाएगा? 35.5 प्लस 23 कर लेना, टोटल मास आ जाएगा आपका, ठीक है, 58.5 आ जाएगा। एफसीसी यूनिट सेल बनाया था Cl माइनस, तो 4 वैल्यू आ जाएगी, टोटल मास आ गया। डेंसिटी Na A³ की वैल्यू कैलकुलेट करके A की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और A/2 कर दोगे तो डिस्टेंस बिटवीन आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन योर Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस मिल जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। A/2 करना है, A की वैल्यू 5.640 10⁻⁸ आई, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस के बीच का डिस्टेंस मिलेगा, जिसको आप कैलकुलेट करके 282 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से डेंसिटी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप अब आपको डेंसिटी पे कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो वो आप कर लेंगे, बस वैल्यूज और कैलकुलेशन का ध्यान रखना। लॉग और एंटी लॉग की चीज़ें निकालना सीख लेना, क्योंकि 12th में कैलकुलेटर्स नहीं दिए जाते, आपको लॉग की टेबल मिल जाती है और एंटी लॉग की भी टेबल मिल जाती है। तो वहाँ से आपको लॉग पढ़ना आना चाहिए कैसे निकालते हैं, और एंटी लॉग करना आना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो उसको स्टार्टिंग से ही अपनी प्रैक्टिस में रखना। मैथ्स टीचर से लॉग और एंटी लॉग निकालना सीख लेना अपना, हो पाएगा तो आई रिक्वेस्ट पल्लवी मैम कि वो लॉग और एंटी लॉग निकालना आपको सिखा दें, ठीक है। वो आप निकालना सीख लेंगे, नहीं तो हम इसके ऊपर एक इवेंट कर लेंगे। और लाइव इंटरेक्शन सेशन करना चाहती हूँ मैं, आप मुझे अपना सूटेबल टाइमिंग्स बता दीजिए और सूटेबल डे बता दीजिए कि कौन सा हम डे रखें, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर लेंगे, क्लियर है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और मेक श्योर आप पढ़ाई को सीरियसली अब ले रहे हैं और अच्छे से चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने यूनिट सेल्स के बारे में और डेंसिटी पूरी खत्म कर ली है। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक्स बचेंगे वो डिफेक्ट्स के टॉपिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक बच जाएंगे, उसको हम वहीं पर कवर करके इस चैप्टर को वाइंड करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 तक या पार्ट 5 तक आपका पूरा सॉलिड स्टेट कवर हो जाएगा, और इस तरीके से आपका फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके सॉल्यूशन चैप्टर को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, keep learning, keep growing. Thank you so much for watching and have a great time.